तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अभी पहले चैप्टर में आप सिर्फ ये जानोगे कि अकाउंटिंग क्या होता है ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके स्कोप क्या क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये आप बेसिक चीज़ें इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो वो सारी बेसिक चीज़ें जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स पहले समझनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म है दैट इज़ व्हाट? बिजनेस। कि बिजनेस क्या होता है ना। तो यहाँ पर क्या कह रखा है? बिजनेस रिफर्स टू एन एक्टिविटी और एंटिटी इंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि बिजनेस क्या है, पहले वो समझते हैं। आप पूरा का पूरा ये जो कॉमर्स है वो किस पर डिपेंडेंट है? बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के बारे में ही आप सारी की सारी चीज़ें जानोगे। तो यहाँ पर बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है कोई भी एक्टिविटी या फिर एंटिटी जो कि क्या कर रही हो? कमर्शियल एक्टिविटी कर रही हो। ठीक है, आप या तो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कमर्शियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी है। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर जैसे माइनिंग वगैरह देखिए, माइनिंग होती है, कोयला खोदते हैं, कोयला जानते हो ना, कोयला, कोयला के खुदा खदान होते हैं, तो कोयला खोदा जाता है, वो क्या है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर आता है। फिर आता है प्रोफेशनल एक्टिविटी, जैसे प्रोफेशंस है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सब क्या है? प्रोफेशंस है। ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो क्या है? बिजनेस कहलाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? मैं आपको या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगा या आपसे क्या करूँगा? गुड्स का प्रोडक्शन करूँगा और या फिर मैं सर्विस दूंगा। अब एज अ टीचर है, एज अ टीचर मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी की बात की जाए तो कोई कंपनी है, वो गुड्स बना रही है, सामान बना रही है और आपको प्रोवाइड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो बिजनेस का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, कोई भी एक एंटिटी, ठीक है, जो कि किसके अंदर इंगेज हो? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर हो, और वो क्या कर रही हो? प्रोडक्शन कर रही हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हो या एक्सचेंज कर रही हो, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, आप जरा ध्यान से अगर देखें। पहला क्या है कि कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर इंगेज हो, और क्या कर रही हो? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज कर रही हो, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसा काम करने वाला आपको मिलता है, दैट इज बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस जो हो सकता है, या तो उसका मोटिव प्रॉफिट बनाना भी हो सकता है या फिर नॉन प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कोई, जैसे अंबानी का रिलायंस बिजनेस देख लो, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस अंबानी भाई साहब क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं ना। लेकिन वहीं पे एक एग्जाम्पल ले लो, कोई एनजीओ है, अब वो एनजीओ एक्टिविटी वो भी कर रहा है, सर्विस वो भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो क्या है? प्रॉफिट नहीं कमा रहा है उससे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है? बिजनेस आपका या तो प्रॉफिट कमाने वाला भी हो सकता है, प्रॉफिट ना कमाने वाला भी हो सकता है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट नहीं कमाएगा वो किस पर ध्यान देगा? तो वो क्या करता है? वो सोशल वेलफेयर करता है। बिजनेस वैसे जो प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस है वो भी किस पर फोकस करता है? कि वो सोशल वेलफेयर करेगा, चैरिटेबल मिशन होता है उसका कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मेरे को क्या करनी है? चैरिटी करनी है। लेकिन अगर हम किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें, प्राइमरी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या मोटिव है, किस लिए बिजनेस होता है, तो प्राइमरी अगर मोटिव देखा जाए तो वो क्या है? प्रॉफिट कमाना ही है। क्या है वो? प्रॉफिट कमाना है, ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, आपका इनोवेशन होना चाहिए और सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो बिजनेस का अगर सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस की सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डेफिनेशन दी जाए तो क्या है? बिजनेस एक एंटिटी है जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर इंगेज होता है, और वो करता क्या है?
प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इंगेज या एक्सचेंज करता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, इसका एम क्या है भैया, मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है, ठीक है, इनोवेशन भी करना है, ग्रोथ भी करना है और सोशल वेलफेयर भी करना है। बिजनेस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट मेकिंग या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग। नॉन प्रॉफिट मेकिंग में आप जितने भी एनजीओ हैं उनके एग्जाम्पल ले सकते हो। प्रॉफिट मेकिंग में जो भी बिजनेस आपके चल रहे हैं नॉर्मल, जैसे टाटा है वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है ना, कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन है। लेकिन अगर की ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना ही आपका प्रॉफिट जनरेट करना ही आपका मोटिव होता है और एक्सपेंशन करना आपका मोटिव होता है। ठीक है, तो पहले इतना समझ में आया बिजनेस क्या है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर? लिखो मत, मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा, हाँ भेज दूंगा कोई। अब देखो, बिजनेस के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन बिजनेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कल भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो सबसे पहला जो बिजनेस का टाइप होता है दैट इज व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप। और तीसरा क्या है, कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप कौन सा बिजनेस होता है, ये वो बिजनेस है जिसके अंदर सिंगल बंदा उसको चलाता है, ओन करता है, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस कौन मैनेज करता है, एक सिंगल व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ही बंदा पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करता है और उस जो बंदा ऑनर है उसको क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्या कहा जाता है उसे, प्रोप्राइटर कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर क्या है, मैंने बता दिया पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज कौन करेगा, एक ही व्यक्ति मैनेज करेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में आपके दो या दो से ज्यादा, कितने, 50 मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, सिंपल से कुछ पार्टनर मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और वो एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। 12th क्लास में आपका पार्टनरशिप एक पूरी बुक है, ठीक है, उसके अंदर 7 या 6 चैप्टर हैं, तो आप पूरा उसमें पढ़ोगे पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है। पहला चैप्टर ये पार्टनरशिप, पहला बुक में पूरा ही है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, फिर ख़त्म भी कैसे होती है पार्टनरशिप, वो सब उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम पार्टनर कितने होंगे, 2 और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। ये कहाँ से बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर याद रखना एक्ट आपका कौन सा है, 1932 के अंदर ये कहा गया है। यहाँ पर लॉ भी है, अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा जब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर आएगा, 3rd चैप्टर है वो, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि लॉ कैसे अकाउंट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना पहले क्लियर हुआ। यहाँ पर मालिक को क्या कहा जाता है, पार्टनर। जो भी मालिक होगा उसको क्या कहते हैं, पार्टनर बोलेंगे। और पार्टनर क्या करते हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो 4 पार्टनर है, 4 पार्टनरों की अलग अलग क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ठीक है, फिर कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनी, देखो कंपनी में यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में सिंगल बंदा ही सारा का सारा बिजनेस मैनेज कर रहा है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, मैक्सिमम 50, और वो सब मिलके मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को। ठीक है, यहाँ पर ऑनर, जितने भी पार्टनर होंगे सारे ऑनर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन कंपनीज के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर अगर कोई सिंगल 1 पर्सन कंपनी होती है, जैसे कल आप लोगों का डाउट था, तो 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है और बहुत सारे कंपनी के ऑनर भी हो सकते हैं, जिसे शेयर होल्डर कहा जाता है। यहाँ पर कंपनी के मालिक को क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। अब 1 पर्सन कंपनी के अंदर क्या होता है, उसकी कुछ 12th क्लास में कंपनीज की आपकी बुक है, उसके अंदर आप पढ़ोगे तो सब यहाँ पर बुक है अलग अलग। 11th क्लास में आप ये वाली बुक पढ़ने वाले हो, सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ोगे। 12th क्लास में ये पार्टनरशिप और कंपनीज दोनों हैं। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी के अंदर क्या होता है, एक ऑनर होता है और बाकी उसके नीचे वर्कर्स होते हैं, मैनेजर हैं,
फिर उसके नीचे वर्कर है, तो ये डेलीगेशन ऐसे चलता है, ठीक है। तो वो 1 पर्सन कंपनी भी कहलाई जाती है, लेकिन उसके अंदर एक कुछ क्राइटेरिया होता है कि वो 1 पर्सन कंपनी कब कहलाई जाएगी, उसका टर्नओवर 10 लाख होना चाहिए कम से कम। क्या होना चाहिए? 10 लाख रुपए कम से कम टर्नओवर उसका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनीज क्या है, सिंगल पर्सन भी कंपनी चला सकता है और बहुत सारे पर्सन मिलकर भी कंपनी चला सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पर मालिक को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है। और अगर मान लो बिजनेस आपका बड़ा हो गया तो वो कॉरपोरेशन बन जाता है, अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे टाटा का एग्जांपल लें, टाटा एक अलग बिजनेस है, पूरी की पूरी एक कंपनी है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग कंपनीज आ रही हैं। जैसे कि टाटा स्टील है ना, टाटा स्टील का अलग कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की अलग अलग कंपनी है। तो टाटा क्या कर रहा है, अलग अलग कंपनीज उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इंगेज है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, एक टीचर है। अब एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सिंगल ऑनर है और वो सिंगल ही सारे के सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस। फ्लिपकार्ट के लिए हम यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट। यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, एक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन दोनों ने मिलकर 2017 में फ्लिपकार्ट का स्टार्ट किया था। तो ये पार्टनरशिप का एग्जाम्पल हो गया। टाटा क्या है, टाटा आपका कंपनी का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखो, ऑनर को शेयर होल्डर, कंपनी के ऑनर को क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। अब आपने मान लो आपने कंपनी के, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए। शेयर का मतलब क्या है, अच्छा शेयर का पहले शेयर समझ में आना चाहिए। शेयर्स का मतलब होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक मिल जाता है। कंपनी का जो ऑनरशिप होती है ना, उसको आप 100 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 100 शेयर होते हैं टोटल कंपनी के, उसमें से आपको एक मालिकाना हक मिल जाता है। आप क्या बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, ठीक है। और आपने वो शेयर खरीदे हैं, तो इसलिए आप शेयर होल्डर कहलाते हो। तो यहाँ पर शेयर, मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी के ऑनर को क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। तो आपने शेयर खरीद लिया तो आप कंपनी के ऑनर ही तो बन गए, आपके पास कुछ % शेयर है, तो इसलिए शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब क्या है, एसेट क्या होता है। तो एसेट अगर बात करी जाए, एसेट की, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्या, कोई भी आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चलो इसे हाईलाइट कर देते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी भी कंपनी के, क्या, किसी भी बिजनेस के जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या, इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हो, क्या, पैसे की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। अब कोई ह्यूमन है, किसी ह्यूमन की मैं कीमत लगा सकता हूँ, नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर की मैं कीमत लगा सकता हूँ, तो मेरे सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के अंदर एक प्रोजेक्टर क्या है, मेरा एसेट है। ये बेंचेस क्या है, मेरे एसेट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ठीक है। तो एसेट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या है, कि जो भी एंटरप्राइज के बिजनेस का जो भी अपना होता है, दैट इज एसेट, ठीक है। और उसको क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर एक वर्ड आता है कि वो मनी की टर्म में भी उसको मेजर हम करें। अगर मनी के टर्म में मेजर नहीं हो रहा है तो वो एसेट नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन को एसेट कहा जाता है, ह्यूमन एसेट या ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं, बट उसे मनी की फॉर्म में नहीं मेजर करते, इसलिए हम उसे एसेट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ओके। एसेट की दूसरी भी डेफिनेशन है, तो यहाँ पर एसेट की दूसरी डेफिनेशन क्या आपको देखने को मिल गई, जो भी रिसोर्सेज बिजनेस ओन करता है, क्या, कोई से भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, संसाधन। तो यहाँ पंखा है, ये प्रोजेक्टर है, चेयर्स हैं, ये सब क्या है, बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, तो ये क्या है, एसेट कहलाया जाता है। अब एसेट आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला क्या है, टेंजिबल एसेट, और दूसरा क्या है, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल का मतलब है जिसे आप टच या देख सकते हो, टच कर सकते हो या देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रोजेक्टर है,
प्रोजेक्टर को मैं देख भी सकता हूँ और टच भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, नाम, शोहरत। अब मैं मान लो विद्यानिधि एकेडमी है, तो विद्यानिधि एकेडमी के नाम या जो उसका गुडविल है उसको मैं टच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। हल्दीराम, हल्दीराम के गुडविल को, गुडविल का मतलब नाम, शोहरत, क्या टच किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सॉफ्टवेयर है, इस मान लो पीसी के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो एसेट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक है टेंजिबल जिसे आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, और दूसरा है इनटेंजिबल जिसे देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब एसेट वो सारी चीजें होती हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दें। क्या, फ्यूचर में आपको बेनिफिट दें। अब ये मैंने मान लो चेयर लगाई है, चेयर लगा दी, बच्चे आएंगे, बैठेंगे, फीस देंगे, तो क्या मेरे को बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। इस एसेट से मेरे को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो एसेट वो भी चीजें होंगी जिससे आपको बेनिफिट हो। बट अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एसेट कहते हैं। वो बस आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने लायक होने चाहिए, ठीक है। और वो मनी में भी जिसे मेजर कर सकते हैं वो एसेट बोलते हैं। क्लियर हो गया पहले इतना। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स देख लिए और एसेट, तीन हमने चीजें देखी। अब जरा आगे देखते हैं, आगे क्या है, लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी मैंने कल भी बताया था। लायबिलिटी का मतलब है, आप सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए, कर्जा। क्या होता है ये, कर्जा, सिरदर्दी, आपके सर के ऊपर बोझ रखा हुआ है। तो लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस की सिरदर्दी होती है, या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बोलते हैं जिसे, किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब आपने लोन लिया, आपके पास क्या है, सिरदर्दी है। तो वैसे ही बिजनेस के पास क्या होती है, सिरदर्दी होती है। उस वर्ड को क्या कहा जाता है, लायबिलिटी कहा जाता है। जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जा होगा दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक है करंट लायबिलिटी और दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, वो लायबिलिटी जो आप 12 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जिसे आपको पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए, तो उसको 12 महीने में पे करने, ठीक है। या चलो बैंक की बात करते हैं, बैंक की हम बात करते हैं। बैंक से आपने 1 साल का लोन लिया है, ठीक है, कि 1 साल के अंदर मैं इसको पे करूंगा। अगर नहीं पे करोगे तो फिर आप, बैंक क्या करेगा, आपके ऊपर केस कर देगा। लेकिन वहीं पे दोस्ती यारी में क्या चलता है, पैसे उधार ले लिए, अरे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई मतलब ही नहीं है। तो करंट लायबिलिटी क्या है, जो 12 महीने के अंदर आपको पे करनी होती है। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, 12 महीने के बाद आप कभी भी इसे पे कर सकते हो, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्लियर है, ओके। अब आगे अगर बढ़ें तो आगे क्या है, आपको अकाउंट्स पढ़ना क्यों है, ये सवाल जीवन का बहुत बड़ा है। कॉमर्स में आने के बाद अकाउंट्स क्यों पढ़ना है, तो यहां पर हम थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं। देखो, अब कोई भी बिजनेस चल रहा है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। अकाउंटिंग के अंदर अभी आप निकालना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, वहां से पता चलता है प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो वो कैसे सीखेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू सीखेंगे। तो अगर आपको किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हर किसी को प्रॉफिट निकालना भी नहीं आता और समझ में भी नहीं आता, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है कि भाई एक बिजनेस है, तो बिजनेस को टैक्स कितना पे करना है, टैक्स कैसे पता चलेगा। जब आपको किसी भी बिजनेस की इनकम पता होगी कि हाँ इस बिजनेस की इनकम ये है, तभी तो आप उसका टैक्स पता कर पाओगे। आप मान लो आपको सैलरी मिल गई, आपके फादर को सैलरी मिलती है, तो अगर अभी क्या चल रहा है, 2 लाख या 5 लाख अगर सैलरी हो ना, 5 लाख हो गया, पहले 2 लाख था शायद, 5 लाख अगर सैलरी है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो बिजनेस को भी तो टैक्स देना पड़ता है ना, तो कितना टैक्स पे करना है वो कैसे निकाल सकते हैं आप, अकाउंटिंग की हेल्प से निकालते हैं। इसलिए आपको अकाउंट्स पढ़ना है। और किस लिए पढ़ना है, किसी भी बिजनेस के पास कितना एसेट है, एसेट और लायबिलिटी बहुत जरूरी है जानना। अगर एसेट और लायबिलिटी आपको पता है
तो आप देख सकते हो कि बिजनेस क्या आगे चल के ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। एसेट क्या मतलब अभी मैंने बताया, एसेट का मतलब जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के होते हैं वो सारे एसेट होते हैं, और लाइबिलिटी मतलब बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है, जो सिरदर्दी है। अगर किसी भी बिजनेस के पास क्या है, एसेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अगर कोई भी बिजनेस क्या है, उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस क्या है, लॉस में चल रहा है। तो ये भी जानने के लिए आपको एसेट और लाइबिलिटी जानने के लिए क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। और अकाउंट्स के अंदर एसेट लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी बैलेंस शीट क्या होता है नहीं पता आपको, आगे चल के पढ़ेंगे वो चीज़, ठीक है। अब कैलकुलेट करना कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है नेट वर्थ, कि एक्चुअल में कितना बिजनेस कमा रहा है, कितनी कीमत है बिजनेस की, वो आपको अगर पता लगाना है उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए ये रीजन है कि आपको अकाउंट्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल को अगर सिंपल लैंग्वेज में और मैं क्लासिफाई करूं, बिजनेस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल का मतलब बिजनेस की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या मतलब है भैया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब बिजनेस क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इधर से परचेज कर रहा है, कुछ सामान खरीदा बेचा, तो कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप क्या क्या देखते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब आप निकालना सीखते हो। बैलेंस शीट कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, वो निकालना सीखते हो। कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 12th क्लास के अंदर है। तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, आउटफ्लो, इनफ्लो कितना हो रहा है, आ रहा है, और आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है। और क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी कितनी बढ़ी, क्या आपने बिजनेस और बनाया या आपने बिजनेस नहीं बनाया, तो वो सब आप किसके अंदर देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए, बिजनेस की स्टेटमेंट, कि बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने का पर्पस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने का पर्पस है, पहला कि ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट भी बैठा है। अब मैनेजमेंट को लेना है डिसीजन कि हमें इस साल कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे, लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने लास्ट ईयर बनाया होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा ना, तब आपको पता चलेगा ना कि इस साल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्या है, डिसीजन मेकिंग में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, एनालाइज करने के लिए कि भाई इन्वेस्टर या जो क्रेडिटर हैं उन्हें क्या, या इन्वेस्टर मान लो, अगर आपको पता आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर उसके, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर किसी भी बिजनेस की एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो उस बिजनेस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टर भी क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और किस लिए, टैक्स और लीगल कंप्लायंसेस के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मान लो किसी ने आपको टैक्स कितना पे करना है, वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। और आपके ऊपर किसी ने कर दिया केस, मान लो कोई कह रहा है, या ईडी ले लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने टैक्स पे ही नहीं किया, तो आप कैसे, अब उसको लीगल, उसने तो केस कर दिया ना आपके ऊपर, तो अब आप क्या करोगे, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो कि ये देखो सर, मैंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया
और मैंने इतना टैक्स दिया है। तो इसमें भी आपकी लीगल जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं उनमें हेल्प कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है। ठीक है। और क्या है कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है उसको जानने के लिए भी, कि भाई पूरे साल में मेरा बिजनेस ने अच्छा किया नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये यहाँ तक कुछ आपके बेसिक्स थे। क्या थे? बेसिक्स थे, जो कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहले हमने क्या जाना? पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा? बिजनेस क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या जाना कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या है? कोई भी एंटिटी जो कि किसके अंदर इंगेज हो? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर इंगेज हो, और वो क्या कर रही हो? प्रोडक्शन। बोलो, क्या कर रही हो? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज कर रही हो। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ये या तो प्रॉफिट कमाने वाला भी हो सकता है या फिर नॉन प्रॉफिट का हो सकता है। और इसका पर्पस मेनली क्या होता है? वेलफेयर करना, ग्रोथ करना या प्रॉफिट कमाना। ठीक है। आगे बिजनेस के टाइप्स देखे हमने। तो बिजनेस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है? ऑनर, सिंगल ऑनर होता है, और यहाँ पर ऑनर को क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटर कहा जाता है। और सिंगल ऑनर ही पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करता है। एग्जाम्पल के लिए टीचिंग। ठीक है। और क्या ले सकते हो? फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी के अंदर एक सिंगल व्यक्ति ही फोटो खींच रहा है। फूड का बिजनेस है, खाने पीने का बिजनेस है, एक सिंगल व्यक्ति चला सकता है। अब धीरे धीरे करके अगर बिजनेस बड़ा होगा तो उसे क्या करना चाहिए? वर्कर्स चाहिए होंगे हेल्प के लिए। ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर क्या है? 2 या 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, और यहाँ पर ऑनर को क्या कहा जाता है? पार्टनर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का। ठीक है। कंपनीज, कंपनीज क्या है? कंपनीज यहाँ पर मालिक को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स कहा जाता है। और कंपनी अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो वो और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगती है। यहाँ पर एग्जाम्पल टाटा का। ठीक है। कंपनी भी आपको 2 टाइप की देखने को मिलती है। एक है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी, और दूसरा है लिमिटेड कंपनीज, सिर्फ एलटीडी। आपने ये देखा होगा ना। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है? कि ये प्राइवेट कंपनीज है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, उसे कोई प्राइवेट का बंदा चला रहा है। लेकिन लिमिटेड कंपनी क्या है? ये सरकारी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनीज कहलाई जाती है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? एसेट। एसेट क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, वो सब क्या है? एसेट होते हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले होने चाहिए। ठीक है। वो रिसोर्सेज एसेट कहलाते हैं। अब एसेट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे आप टच कर सकते हो और देख सकते हो। इंटेंजिबल जिसे ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? कर्जा, बिजनेस का कर्जा, सिरदर्दी। लायबिलिटी 2 टाइप की होती हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। चलो, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम आगे थोड़ा, अब जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है ये हम समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब मैं एक अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने कहा ये एक बिजनेस है। बिजनेस तो आपको समझ में आ गया। ये बिजनेस किसका है? लेज कंपनी का। लेज सुना है? चिप्स बनाती है। अब लेज कंपनी है, उसको, अब आप मान लो लेज कंपनी के क्या हो? मालिक हो। अब आपको बिजनेस करने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए आपको। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में आपको क्या चाहिए? पहले पोटैटो चाहिए, और क्या चाहिए? मशीन चाहिए, मशीन चाहिए, स्पाइसेस वगैरह चाहिए होंगे आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, लैंड चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए? वर्कर्स भी चाहिए। और क्या चाहिए?
हाँ? अच्छा, पॉली बैग, चलो ये पैकेजिंग के लिए ले लो। चलो अब मुझे ये बताओ, बिजनेस के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो बिजनेस के अंदर कुछ करोगे भी तो। क्या करोगे आप? जैसे लेज का बिजनेस है तो पहले तो ये क्या करेगा, परचेज करेगा। क्या करेगा? परचेज करेगा। किसको? आलू। आलू इसने परचेज किया, ठीक है। फिर क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चर करेगा, फिर बनने के बाद पैकेजिंग वगैरह करने के बाद उसको क्या कर देंगे? सेल करेगा। यही तो करोगे ना आप। तो बिजनेस के अंदर अलग अलग क्या हो रही है? एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब और देखो, अब ये वर्कर काम कर रहे हैं, इनको आप सैलरी नहीं दोगे क्या? सैलरी भी दोगे। अब अगर मान लो लैंड है, लैंड अगर आपकी खुद की लैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने किराए पे ले रखा है तो आप रेंट दोगे उसका। इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे। तो ये सब क्या है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, एक्टिविटीज बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं? एक्टिविटीज हैं ये। किसकी? बिजनेस की एक्टिविटीज है, ठीक है। अब इतनी सारी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही हैं, तो क्या आप एज अ ऑनर इन सारी एक्टिविटी को अपने दिमाग के अंदर रिकॉर्ड, इसको कहीं ना कहीं लिखोगे भी तो? दिमाग के अंदर रिकॉर्ड करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इन सबको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? इन्हें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हो? देखते हो। फिर उसके बाद आप सारा का सारा एक्सपेंसेस पे करते हो, जो भी सब कुछ है। फिर आप क्या देखते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी तो आप देखोगे ना। बिजनेस भाई मालिक हो, प्रॉफिट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है, ये भी आप देखोगे। कितना मेरे को एक्सपेंस पे करना है ना, ये आप देखोगे। क्या सैलरी को, वर्कर को सैलरी मिली नहीं मिली, ये सब आपका काम क्या है? देखना। तो ये सब का सारा चीज ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। अभी हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो चलिए आ जाइए ऊपर। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग सबसे पहले यहां पर क्या बताया गया है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी ना किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना। तो बिजनेस कैसे बात करेगा? बिजनेस के बात करने के लिए क्या है? अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? बिजनेस की लैंग्वेज। बिजनेस को बताना है इतना प्रॉफिट हुआ है इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो किसके थ्रू बताता है? अकाउंटिंग के थ्रू बताता है। तो इसलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? बिजनेस की, हाँ। तो अब डेफिनेशन अगर देखी जाए नॉर्मल बात में, तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आपने पहला स्टेप किया फिर उसके बाद चौथे स्टेप पे पहुंच गए, नहीं। यहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या? किस किस की प्रक्रिया है? आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहले आप पहचानोगे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या हैं, क्या क्या कर रहे हो, बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या क्या है। फिर आप उसे मेज़र करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे, फिर उसे क्लासीफाई। अभी ये सब वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो, और क्या करेंगे? फिर समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने के बाद फिर आप समराइज़ करके यहाँ पर देखते हो क्या प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर उसे किस, समराइज़ करने का मतलब यही प्रॉफिट, समराइज एंड इंटरप्रिटेशन होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं फिर ये देखते हैं। डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं। अकाउंटिंग पहले सिंपल, इससे इतना समझ में आएगा अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अब अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? IMRCSAC, ये याद करने का तरीका है। तो याद आप कैसे कर सकते हो? आई एम राहुल चौधरी, सेल्स मैनेजर ऑफ ACC कंपनी, ठीक है। दूसरा तरीका ये, तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हो। तो सबसे पहला आई का मतलब यहां पर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो
बिजनेस के अंदर जो सबसे पहला काम क्या करते हो, वो क्या आप करते हो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है या नहीं है। फाइनेंशियल का मतलब यहां पर अगर कहा जाए बिजनेस की ट्रांजैक्शन, कि कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अब मैंने कहा लेज का बिजनेस है हमारा, तो लेज के बिजनेस में आप अगर परचेज कर रहे हो, क्या परचेज ऑफ पोटैटो, ये आपकी क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो आपने परचेज किया पोटैटो, ये क्या है ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर वहीं मैं कहूं दूसरी बात, क्या कहूं कि फॉर एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ एप्पल्स, सेब यहां पे खरीद लिया हमने, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मेरे बिजनेस के लिए। हमारी कंपनी कौन सी है, लेज कंपनी है ना, चिप्स की कंपनी है ना, तो उसके लिए मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, पोटैटो परचेज करना है। एप्पल परचेज करना मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहचानना है। सबसे पहले काम क्या करना है, पहचानना पड़ेगा कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। अब इवेंट को भी पहचानना होता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, अब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने अलग अलग ट्रांजैक्शन की, पहले परचेज किया आलू, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन करने के बाद क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल्स ऑफ चिप्स बोल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आलू आपने परचेज किया था, फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 का आपने आलू परचेज किया था और 1 लाख का आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। क्या है, इवेंट बोलेंगे। तो ट्रांजैक्शन इवेंट समझ में आया। तो पहला स्टेप अकाउंटिंग के अंदर हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को पहचानना। क्यों, क्योंकि आप यहां पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो जो मनी की फॉर्म में होगी, ठीक है। चलिए पहला स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप देखते हैं। अब आपने पहचान लिया कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। अब उसके बाद उसे चेक करोगे, क्या करोगे, चेक करोगे। मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब जो आपने ट्रांजैक्शन को चेक कर लिया कि हाँ ये मेरी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, अब उसे आप मेजर करोगे, चेक करोगे कि क्या ये मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। ट्रांजैक्शन वही आप रिकॉर्ड करोगे जो मनी की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो, मनी की फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैंने परचेज किया है 50,000 का, वहाँ पे हमने आलू परचेज किया, तो वो मनी की फॉर्म में है, तो क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मैं सिंपल से इतना बोल दूं परचेज ऑफ पोटैटो, कितने का परचेज किया ये नहीं पता चल रहा ना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000, और दूसरी मैंने ट्रांजैक्शन कही परचेज ऑफ गुड्स सिर्फ इतना। तो आप बताइए यहाँ पर पैसा आपको कहाँ दिख रहा है, पैसा तो यहाँ दिख रहा है ना। तो क्या करना है, पहले आपने ट्रांजैक्शन, ये दोनों ही हैं, लेकिन इसके अंदर पैसा क्या है, पैसे के अंदर किसको मेजर कर पा रहे हैं, फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन को। समझ में आ रहा है ना, इसमें तो पैसा आपको यहाँ पे मेजर ही नहीं हो रहा, पैसा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये आपकी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, ठीक है। पहले आपने पहचाना ट्रांजैक्शन को, फिर आपने उसे मेज़र किया कि हाँ ठीक है ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब मेज़र करने के बाद, मनी की फॉर्म में मेज़र करने के बाद तीसरा स्टेप आपका आता है रिकॉर्ड करना। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो रही हैं। गुड्स का मतलब वस्तु, रिसोर्स, ठीक है। जैसे आलू आपने परचेज किया ना, आलू क्या है, उसको अगर हम उसको आलू नहीं बोलेंगे, हम उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है।
बिजनेस जैसे लेज कंपनी का मेन बिजनेस आलू चिप्स बनाना ही है, ठीक है। तो चिप्स को हम आलू को क्या बोलेंगे, गुड्स बोलते हैं। जो भी बिजनेस के एसेट होते हैं, मेन जिस बिजनेस का काम होता है उसको गुड्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग, इसके बाद क्या आता है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है वो तो अभी बाद में पता चलेगा। अभी आपने पहला स्टेप क्या कर लिया, ट्रांजैक्शन को पहचाना कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फिर आपने उसे मनी में मेजर किया, क्या ये मनी में है, नहीं है। अगर मनी में मेजर होगा तो ही आप उसे रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना क्यों है, आप व्यक्ति इंसान हो, इंसान क्या सारी की सारी इतनी बहुत सारी, एक दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। क्या वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो या माइंड में अपने रख सकते हो, नहीं रख सकते। इसलिए क्या आता है, आप एक बुक बनाते हो। क्या बनाते हो, आप एक बनाते हो यहाँ पर बुक, जिसको आप क्या कहते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल बुक कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, जर्नल बुक। तो इस जर्नल बुक के अंदर आप क्या करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे परचेज किया तो परचेज आपने किया तो यहाँ पर लिख दिया परचेज, सेल किया तो यहाँ पर लिख दिया सेल, सैलरी आपने दे दी तो यहाँ पर कर दिया पेड सैलरी। तो सारी की सारी यहाँ पर ट्रांजैक्शन आप किस बुक में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल के अंदर। पहला स्टेप पहचाना ट्रांजैक्शन कौन सी है, ट्रांजैक्शन है नहीं है, उसको मेजर कर लिया। अब उसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप आपका क्लासीफाई करने का। अब देखो यहाँ पर क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। अब आपने क्या किया, बुक के अंदर आपकी ये जो जर्नल बुक है इसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन डाल रखी है, परचेज की, है ना, सेल्स की, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस आपकी इस बुक के अंदर पड़ी हुई हैं। अब आपको अगर पता लगाना है कि परचेज कितना है टोटल, मेरा इस महीने या इस साल में मैंने सिर्फ परचेज कितना किया, अगर ये पता लगाना है तो मैं पेज पलट पलट के देखूंगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन आप एक डेट को एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो यहाँ पर दिक्कत आती है, क्या, पहचान नहीं पाते। जर्नल बुक में क्या दिक्कत है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि हाँ कौन सी आपको वहाँ पर नहीं पता चले। तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो। क्या बनाते हो, लेजर। लेजर क्या होता है, एक अकाउंट होता है यहाँ पर, जैसे आप इस अकाउंट को बोलते हैं लेजर, परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट होता है एक, है ना, कैश अकाउंट की कैश में आपने कितनी ट्रांजैक्शन करी, है ना। तो ये सारे डिफरेंट अकाउंट्स जो बनते हैं इनको क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। ये जितने भी अकाउंट हैं इनको क्या कहा जाता है, लेजर। तो जर्नल से आप क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो, ठीक है। क्योंकि जर्नल में आप क्या है, ट्रांजैक्शन पहचान नहीं पाओगे कि परचेज की ट्रांजैक्शन, अगर मेरे को सिर्फ परचेज देखना है कि भाई मैंने परचेज कितना किया, तो यहाँ पर आपने परचेज अकाउंट बनाया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इतना परचेज हुआ है, ठीक है। अब आपने देख लिया, यहाँ पर समस्या समझ में आई कि भाई जर्नल के अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शन होगी, मेरे को पहचान में ही नहीं आ रहा मैंने कितना परचेज किया कितना सेल्स किया। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, अलग से अकाउंट बना दिया कि परचेज अकाउंट। कि परचेज अकाउंट में अब यहाँ पर मेरे को पता चल जाएगा कितना परचेज मैंने किया है, और सेल्स अकाउंट से मेरे को पता चल जाएगा कितना मैंने सेल्स किया, ठीक है। तो इस अकाउंट को, इन सारे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है आपका, वो आता है समराइज करने का, समरी बनाने का। समरी भैया कैसे बनाएंगे, तो अब आपको देखना है क्या कि कितना प्रॉफिट हुआ है। परचेज आपने किया, परचेज किया, ठीक है, सेल्स कर लिया। अब इन दोनों को करने के बाद प्रॉफिट, समरी में क्या देखते हैं आप कि एक्चुअल में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है,
कितना नहीं हुआ है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो समरी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक समरी बना रहे हैं। अभी तो वहाँ पर ऊपर तो आपको क्या पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हो, परचेज कितना है, सेल्स कितना है, लेकिन आपको उससे प्रॉफिट कितना हुआ है ना, उसकी एक क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। तो समरी हम किस किस की हेल्प से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की मदद से। ठीक है, समरी का मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में आपको पता चलता है, वही होता है ना समरी। बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ है, उसको आपने शॉर्ट में 1-2 लाइन में बताया, तो उसको यहाँ पर समराइज हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू समरी हम बनाते हैं। ठीक है, अब आपने समरी भी बना ली, चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अब अगर देखा जाए कि आपने सारी परचेज की जो ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंट में लिख दी हैं, सारी की सारी एक अकाउंट में डाल दी, और सेल्स की जो ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी आपने एक अकाउंट में डाल दी। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना मेरे को लॉस हुआ, तो ये अलग पड़ा हुआ है, ये अलग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। और समरी बना के यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस, अभी आप आगे पढ़ोगे तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आप सारे के सारे ये जो अकाउंट है ये लिखते हो, यहाँ पर परचेज लिख दिया, यहाँ पर सेल्स लिख दिया, फिर उसके बाद आप देखते हो कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस। तो ये समरी के अंदर ये होता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब वही एनालाइज ही किया जाता है कि हाँ एक्चुअल में आप सारे के सारे आप ट्रांजैक्शन आपके पास हो गए, आपने सब कुछ देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, तो आप एनालाइज करते हो कि मेरा लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या मेरा पहले से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ है। तो उससे आप क्या करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो। पहले एनालाइज किया, चेक किया कि हाँ कितना कितना है, फिर उससे इंटरप्रिटेशन निकालते हो कि हाँ मेरा इतना, या मेरा लास्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, आज मेरा 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो 50,000 मेरे को लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन आता है आपका। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं, ताकि आपको फर्दर जो डिसीजन मेकिंग हो वो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, इसके बाद आता है अगला स्टेप, आपका लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब ये यूजर्स कौन होता है, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, सब कुछ बनाया, तो इसको यूज भी तो करने वाला कोई व्यक्ति होगा ना। तो कम्युनिकेट करना मतलब सब कुछ आपने बनाने के बाद आप बताते हो, जो भी यूजर्स है, जैसे मालिक है तो मालिक को आप क्या बताते हो कि हाँ इतना इतना आपका प्रॉफिट हुआ है। मैनेजमेंट को बताया जाता है कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना आपके पास एसेट है, इतना आपके पास लायबिलिटी। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, यूजर्स को कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो सबसे पहला आई का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आई एम का मतलब क्या है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर किया आपने कि मनी के फॉर्म में है ट्रांजैक्शन, नहीं है। फिर उसके बाद है एस का मतलब है समराइजिंग, की समरी बनाते हो आप, है ना। और आर है, आर से क्या है, रिकॉर्ड करते हो। आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसे मेजर भी कर लिया, अब आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो खाता बुक में, जर्नल बुक में। फिर उसके बाद आप उसके क्या करते हो, आइडेंटिफाई के बाद क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई किसकी मदद से करते हैं, लेजर की मदद से करते हैं। ठीक है, IMRC हो गया। एस का मतलब है समराइजिंग। फिर समरी निकालते हैं कि भाई प्रॉफिट अब कितना हो रहा है, लॉस कितना है, एसेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, समरी बना ली। समरी के बाद IMRCSA, ए आता है, ए का मतलब है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, या एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। फिर आप एनालाइज करते हो लास्ट ईयर से इस ईयर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है IMR हो गया, CSA भी हो गया, सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो इस तरीके से आप IMR CSAC ये याद कर लेना।
ठीक है, याद करने का तरीका आपका ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया। ठीक, तो यही आपके क्या है अकाउंटिंग के स्टेप्स होते हैं, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस इसी के अंदर आता है। तो हमने देखो अगर सिंपल लैंग्वेज है, अब हम समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या कहा जाए कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाई करने का। किसको आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को। फिर क्या करना है, मेजर करना है, मेजर करते हैं। पहले तो आपने पहचान लिया, फिर आप क्या करोगे, मेजर करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, फिर समराइज और कम्युनिकेट करते हो। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ने क्या डेफिनेशन दी है, ये भी वही डेफिनेशन है सेम, कि रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो ये अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, स्मिथ और इन सब ने। तो ये डेफिनेशन हमें मेनली पेपर के अंदर क्या आएगा, आपका एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर ये डेफिनेशन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि क्या बिजनेस को अकाउंटिंग की लैंग्वेज, बिजनेस अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। तो हाँ, 1 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पूछ लेगा कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। क्लियर है इतना पहले? तो रिवाइज भी मैंने सारा करवा दिया है, सब कुछ करवा दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं।